स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का मुद्दा क्या है। गाजा में जंग रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना, जिसे शुरुआत में पाकिस्तान ने समर्थन दिया था, लेकिन अब घरेलू विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच इस्लामाबाद अपने रुख से पीछे हटता नजर आ रहा है। यानी पाकिस्तान ने इस बार अमेरिका के पीठ में खंजर मार डाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का कहना है अमेरिका के इस मसौदे में उनकी मांगों को शामिल नहीं किया गया और अगर संशोधन नहीं हुए तो ये शांति योजना उनके लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी। उनका आरोप है कि मसौदे में पाकिस्तान सहित 8 मुस्लिम देशों की ओर से दिए गए संशोधन शामिल ही नहीं है। तो वहीं डार ने साफ कहा है कि अगर इन देशों की सामूहिक मांगों को दस्तावेज का हिस्सा नहीं बनाया गया तो पाकिस्तान के लिए इस शांति योजना को स्वीकार करना बेहद मुश्किल होगा। दरअसल ट्रंप की ये 20 पॉइंट वाली योजना युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नई टेक्नोक्रेट सरकार का खाका पेश करती है। लेकिन कई अहम विवादित मुद्दों पर चुप्पी साधे रखने के कारण ये योजना अब कई मोर्चों से आलोचना का सामना कर रही है। 3 के सवाल में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहला सवाल जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान ने पहले ट्रंप की गाजा योजना का समर्थन किया, तो अब यू टर्न क्यों? और क्या इस्लामाबाद दोहरी राजनीति खेल रहा है? और तीसरा सवाल, ऐसे में गाजा का भविष्य क्या होगा? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, तीसरा सवाल। और चलिए इस पूरे मुद्दे को समझाएंगे भी आपको। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जो हैं वो जुड़ेंगे, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी पूरे इस मामले को अच्छे से समझाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जो है वो जुड़ने वाला है। इस वक्त हमारे साथ जो है मेजर जनरल अनुज माथुर साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। ये लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस चर्चा में आपकी राय बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है अगर पूरी मिडिल ईस्ट की बात की जाए? डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, आई हैव कम विद अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस प्लान। वो एग्जैजरेट करके जिस तरीके से बताते हैं जैसे सारी दुनिया वही ठीक कर रहे हैं बैठ के। अब गाजा की अगर बात की जाए तो इजराइल ने मानना पड़ा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की बात जब की जाती है तो वो ऐसा नहीं कि कोई और दूसरा देश है, बहुत क्लोज हैं वो, उन्होंने माना भी। लेकिन क्या वाकई जो कहा है वो उस पर काबिज रह पाएगा इजराइल भी? और पाकिस्तान हर जगह आगे क्यों अपनी बातों से पलट जाता है? ये 2 मुख्य सवाल। शिवम, जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात आपके दर्शकों को पूरी साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का प्रारंभ से ही जो उनका स्टांस है वो एंटी ज्यू, एंटी इजराइल रहा है। पाकिस्तान की इनिशियल एंटायर फॉरेन पॉलिसी जो है वो इजराइल के विरोध के ऊपर आधारित रही है। मिडिल ईस्ट की पॉलिसी जो उनकी रही है, उसके अलावा जिन्ना ने और उनके बाद तमाम उनके हुक्मरानों ने आज तक इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। अब जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं आपको कई दफा मैं आपके चैनलों पे ये कह चुका हूं कि जितनी बार भी या तो शहबाज शरीफ या असीम मुनीर को आपने अमेरिका के शहरों में देखा है तो वो वहां पर गए नहीं थे, वहां पर सम्मान किए गए थे, बुलाए गए थे। और इस बार भी वो वहां पर बुलाए गए थे और उनको बताया गया था कि ये हमने एक पीस प्लान बनाया है एंड यू हैव नो चॉइस बट टू सपोर्ट इट। इस वजह से शहबाज शरीफ ने वहां पर एक अपना एक्स पे उन्होंने ओपिनियन दे दिया कि हम इसके साथ इनका समर्थन करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो फंडामेंटल पॉलिसी है जिसके तहत उन्होंने इजराइल को अभी तक मान्यता भी नहीं दी है, उसके खिलाफ होगा अगर इस 2 स्टेट सॉल्यूशन को वो मंजूर करने की कोशिश करते हैं। अब आप इसमें एक बात और देखिए शिवम, कल भी मैं बता रहा था कि ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है ये एक्चुअली 2 स्टेट सॉल्यूशन है नहीं। ये इतना ज्यादा लोडेड इन फेवर ऑफ इजराइल है, इतना ज्यादा लोडेड इन फेवर ऑफ इजराइल है कि मुझे लगता नहीं है कि फिलिस्तीनी लोग और हमस को एक बार के लिए छोड़ भी दीजिए कि वो आतंकवादी संगठन है, और भी कई देशों की जनता, हुक्मरान की बात नहीं कर रहा हूं, कई देशों की जनता इस बात को नहीं मानेगी, नकारेगी। लेकिन मेजर जनरल ये बट ऑब्वियस नहीं है कि बहुत बार हमस का पाकिस्तान में आना, ग्रैंड वेलकम होना, और ये तो सबको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है
वहां पर टेरर को स्पॉन्सर करता है, चाहे वो उनकी आर्मी हो या उनकी सरकार हो, तो मतलब इजराइल को उनका सपोर्ट क्यों ही मिलेगा? बिल्कुल पलक, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पाकिस्तान, हमस का और पाकिस्तान का, पुराना पाकिस्तान, किसी भी आतंकवादी संगठन से पाकिस्तान का रिश्ता है, था और रहेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अब अमेरिका का जो उनके प्रति बार बार जो स्टांस बदली होता है, उसकी वजह ये रहती है कि वो उनका अपना इंटरेस्ट उसमें देख रहे हैं। तो जहां तक सवाल, इस जो आपका प्रश्न है, उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि हमस का पाकिस्तान के साथ रिश्ता है। पाकिस्तान की जो जनता है, जो आवाम है, वो कभी इस बात को नहीं मानेगी कि कोई भी सॉल्यूशन, आप देखिए किस प्रकार के रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान की जनता की तरफ से, पाकिस्तान के जो सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया में जो एक्टिव है, उन लोगों की तरफ से। वो एक दो लोगों ने तो ये तक कहा है कि जिस शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में नहीं चलती, वो पाकिस्तान के बेसिस पे कैसे कहीं जाकर के एक स्टांस लेकर के और एक अपनी ओपिनियन, एक पीस प्लान को अप्रूव करने के लिए अपनी ओपिनियन दे सकता है। तो इस हद तक वो लोग जा सकते हैं। मैं आपको यकीनी तौर पे बता सकता हूं कि बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्रों में जिन्होंने अपरेंटली इस पीस प्लान को सपोर्ट करने का प्रयास किया था, उनको अपने स्वयं के राष्ट्र में बहुत ज्यादा इसका ऑपोजिशन झेलने की जरूरत पड़ तैयब सकती बलोच है। से सर एक रिएक्शन ले लेते हैं। अनंत माथुर जी आते विदेश हैं मंत्री का जी। तैयब बलोच पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं वो भी जुड़ गए हैं। तैयब भाई, ये हुआ क्या? ट्रंप जो एक गाजा का शांति प्रस्ताव लाते हैं, उस पर शहबाज शरीफ पहले साइन कर देते हैं। अब कहते हैं कि नहीं जी, वो प्रस्ताव बदल दिया गया, वो नहीं था जिस पर हमने साइन किया। ये हो क्या रहा है? देखिए, मामला जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो आपने बता दिया कि ये मामला वाकई ही चल रहे हैं। लेकिन आज मैं कुछ खलीजी ममालिक और ख़ुसूसन कतर का भी हवाला दूं, तो कतर के वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट मेरी नज़रों से गुजरी, तो वो ये कह रहे थे कि ये जो 20 प्लान, ये जो 20 नुकात आए हैं, ये वो नुकात नहीं है जिस पे हम एग्री हुए हैं। यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जो 20 नुकात दिए गए हैं, इस पे सिर्फ पाकिस्तान के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कतर के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दीगर खलीजी ममालिक की भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इवन के इसराइल के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब उसमें तरमीम होंगी, एक दो बैठकें शायद मजीद जो है वज़रा खारजा की या इन ममालिक की होंगी, फिर शायद किसी कॉमन ग्राउंड के ऊपर जो है वो इनका इत्तफाक अरे हो। तैयब भाई, जब तक ये कॉमन ग्राउंड बनेगा तब तक तो गाजा ही नहीं बचेगा। 2-3 दिन में पूरा थोड़ा बहुत जो एरिया बचा है उस पर इजराइल अपना कब्जा कर लेगा। बचेगा क्या? ग्राउंड नहीं बचेगा ना। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर समझौता किस बात का होगा? देखें, गजा का मामला तो आज से नहीं है, ये 48-47 से ही शुरू हुआ है और ये मामला तो ऐसे चल ही रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वक्त की अशद जरूरत है कि उस मामले पर जो है इंटरवेंशन की जाए, और उस हवाले से जो है वो आपके सामने है कि वो एक फ्रीडम फुटेला टाइप वो भी उस सिमत में है। लेकिन कॉमन ग्राउंड देखें, इसराइल की जानिब से इस चीज को नहीं माना जा रहा, खलीजी मुमालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो भी नहीं मान रहे, तो फिर मामला जाएगा किस सिमत अच्छा में? तैयब भाई, आप भी हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं क्या? देखें, हमास जो है वो साफ ज़ाहिर है कि हमास जो कर रहा है, मैं उसको ये नहीं कहूंगा, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमास जो है वो ये गलती ना करती, हमास जो है वो इस जंग में खुद, ये जो जंग गले पड़ी है गजा के लोगों के, फलस्तीन के लोगों के, इसमें मैं जो है जर्नलिस्टिक जब पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, तो उसमें मुझे हमास कहीं ना कहीं कसूरवार नजर आती है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा तैयब भाई, क्योंकि अगर आप वेस्ट बैंक का हिस्सा देखें तो पिछले 37 सालों से आराम से वहां हुकूमत चल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन ये हमास की वजह से, चूंकि आपको ध्यान में भी होगा कि गजा को बसाने में इजराइल की अहम भूमिका थी। गजा के लोग इजराइल में जाकर रोटी रोजगार करते थे और कमा कर आते थे, बड़े सुख और शांति से रखते थे। लेकिन 2023 के बाद जो वहां पर हमला किया गया इजराइल में, उसके बाद उसने पूरे ही सिनेरियो को बदल कर रख दिया। बिल्कुल, इस हवाले से तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आती हैं, वो तो ये कहते हैं कि गजा जो है ये तो क्रिएशन ही इसराइल की है। तो मुख्तलिफ थ्योरियां, मुख्तलिफ चीजें मौजूद है, और हम देखें कि गजा का वो जो ऑपरेशन था
उसमें कितने, उसकी वजह से कितने लाखों लोग जो है बेघर हुए हैं। जो कुछ फलस्तीन में आज क्राइसिस है, इसका मैं जिम्मेदार गजा को समझता हूं। और फिर हॉस्टेज का मामला सबसे अहम है, और अभी तक हॉस्टेज जो है वो इसराइल के हवाले नहीं किए जा रहे, और ट्रंप का पूरा प्लान अच्छा जो है तैयब वो उन साहब, ये hostage के तैयब ऊपर साहब देखिए, चल रहा है। वो बातें होंगी, गुफ्तगू चलती रहेगी, उसमें एतराज भी रहेगा, लेकिन फाइनली एक निष्कर्ष पे तो एक आपको पॉइंट पर तो आना पड़ेगा। अब उस प्लान में अगर 20 पॉइंट या कह लीजिए 21 पॉइंट जो भी वो प्लान है, एक्शन प्लान जो तैयार किया गया, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें मतलब अगर परेशानी है तो परेशानी किस बात की है? इजराइल की फौज वहां से हटेगी, ये वहां पर लिखा है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन एक फोर्स जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें मिडिल ईस्ट वगैरह तमाम यूरोपियन नेशन, अमेरिका, ये सब लोग वहां पर आएंगे। इजराइल तो पीछे ही खींचा जा रहा है, इजराइल को, इजराइल के कब्जे को हटाया जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं। अब दिक्कत किस बात की है? क्या दिक्कत होने की आदत है इसलिए दिक्कत है, या फिर कोई वाकई कोई दिक्कत की बात है? गाजा को दोबारा बनाएंगे, रोजगार की बात करेंगे, किसी को निकालेंगे नहीं, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को काम चाहिए तो उसको काम भी दिया जाएगा, बाहर भेजने जाना चाहे जाए, किसी के साथ बुरा नहीं होगा। फिर इसमें बुराई क्या लग रही है जो समझ नहीं आ रहा? ट्रंप अच्छा काम कर रहे हैं, करने क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, इसमें जो है यही मामला है कि अभी जो ट्रंप की जो है न्यूयॉर्क के जो सेशन हुआ, उसके दौरान जब खलीजी मुमालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान एक बड़ी बैठक हुई थी, और उस बैठक के अंदर कुछ मामला जो है वो तय हुए हैं। अब उसमें जैसे अभी जो है ये आपके जो होस्ट हैं वो फरमा भी रहे थे कि मामला जो है वो, जो अगर हम मुस्लिम कंट्रीज को देखते हैं, देखें जो मुस्लिम रूलर रजीम है वो शायद कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो अवाम है, चाहे वो मिस्र का हो, चाहे वो तुर्की का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं, लेकिन बहुत तैयब ज्यादा साहब, है। मिस्र की आवाम क्या सोच रही है और यूएई की आवाम क्या सोच रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या किसी ने गाजा के जो लोग थे उनको अपने मुल्क में जाने दिया? क्या मिस्र ने अपने बॉर्डर खोले कि नहीं, इन लोगों को हम मदद पहुंचाएंगे? उनके सोचने से क्या फर्क पड़ता है? ये उन लोगों को सोचना होगा जो इस समय गाजा में हैं, क्योंकि फिलिस्तीन की आवाम ये तय करेगी कि हमास को हथियार डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। बाकी लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूं, जिसके घर में आग लगी होती है वही जानता है। लेकिन इसमें एक बात मैं भी ऐड कर दूं कि गाजा के जो लोग हैं, तैयब साहब, गाजा के लोग तो किसी हालत में ही नहीं है ना फैसला लेने के लिए। वहां तो हमास जो कह देगा वो करना पड़ेगा, वो आतंकवादी संगठन के तौर पर। अनुज माथुर जी, आपके पास भी मैं आना चाहूंगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस प्लान में दिक्कत क्या है? ठीक है, ये पुराना प्लान है, इसमें कई पॉइंट्स हैं, टोनी ब्लेयर वाला जो वो सारा पॉइंट ऑफ एक्शन जितना कुछ उसमें लिखा हुआ है, ये अच्छे के लिए तो लिखा गया है। अगर ये नहीं लिखा जाएगा तो इजराइल तो और बम मारेगा, क्या कर लेगा कोई? ईरान तो इन्वॉल्व होने वाला नहीं है अब तो कोई कारण यहां पर नजर नहीं आता है। तो अब ये जब रुकने वाली स्टेज पर आ जाता है तो कुछ डेज बैकआउट कर देते हैं। अब ये रोना स्टार्ट हो गए इसमें कुछ लोग, अब कह रहे हैं आवाम की बात जो है वो जरूरी है क्या? ये सारी बातें शिवम, देखिए, बिल्कुल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या हो रहा है कि जो जिस प्रकार का जो सॉल्यूशन है, ये मेरा मानना है कि सॉल्यूशन इसके अलावा कोई कुछ और हो नहीं सकता। एक दो बातें इसमें मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है, और ये मैं काफी समय से कह रहा हूं कि जो पश्चिम एशिया की इस हिस्से की समस्या है, उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन में है। आप चाहे पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो या कतर हो, आपको इजराइल के वजूद को मानना पड़ेगा। आपको नहीं लगता सर कि ये नेवर एंडिंग विशियस सर्कल है? आप एक आइडियोलॉजी के साथ लड़ रहे हैं जो आप कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। इजराइल की फाइट जो है वो समझ से नहीं, एक आइडियोलॉजी से है। मैं आपको एक यही बात बता रहा हूं कि ये सबसे ये सॉल्यूशन निकल के आएगा इसका, जब फिलिस्तीनी खुद इस बात को मानेगा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। हमास उनका मददगार नहीं है, हमास उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, हमास एक आतंकवादी संगठन है। और अगर आप गाजा को और वेस्ट बैंक को बचाना चाहते हैं तो आपके पास सिवाय बातचीत करने के और सिवाय हमास को अलग थलग छोड़ने के कोई और चारा नहीं है। फलक मैं आपको बता सकता हूं जब तक, लेकिन जो आतंक हमास वालों ने वहां फैला रखा है और जिस प्रकार का उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करके लोगों के अंदर पूरी तरह से ये बात भर दी है,
कि आपको पूरी तरह से आजादी होगी और पूरा जो इलाका है जहां इजराइल है ही कुछ नहीं और सारा आपको मिल जाएगा, ये उनको। लेकिन सर क्या वो परसेप्शन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि पैलेस्टाइन में अगर फिलिस्तीन में आप कह रहे हैं वहां पर उन्हें ये भावना होनी चाहिए कि हमस उनका एक्चुअल दुश्मन है, लेकिन इसके विपरीत हम देख रहे हैं उन्हें लग रहा है इजराइल इज द एनिमी, और ये और ज्यादा जो है वो फीलिंग आ गई है, और ज्यादा ही भावना पुख्ता हो गई है। मैं वहीं आ रहा था पहले कि जो इंडोक्ट्रिनेशन करा हुआ है वहां की आवाम का, हमस ने उसको ठीक करने की जरूरत है, और जो नैरेटिव वहां पर बिल्ड कर रहे हैं, जो वो बना रहे हैं वहां का परिस्थिति, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। ये बात मैं आपको बता सकता हूं कि इजराइल के वजूद को मानना पड़ेगा, किसी कीमत पे इजराइल को आप खत्म नहीं कर सकते। अनुज माथुर जी, सवाल तो ये उठता है ना कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं, मान लीजिए हमस के साथ भी हैं, तो वो मैन पावर से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं हमस को। कोई तो ऐसा है जो हथियार भी उपलब्ध करा रहा है, पैसा भी उपलब्ध करा रहा है, सारी टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध करा रहा है, पर्दे के पीछे से खेल तो चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। देखिए इसको हमको, और कौन है ये भी हमको मालूम है कौन है ये जो कौन करा रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो एक्सटर्नल हेल्प है, इसको अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय चाहे तो इसको पूरी तरह से बंद किया जा सकता है, और ऐसा होने के बाद जो हमास की रेजिडुअल कॉम्बैट पावर है, यानी कि जो बची खुची उनकी शक्ति सामर्थ्य है, इसमें अपने आप को डालने वो बहुत कम हो जाएगी आशीष। और उसके बाद मुझे लगता है कि इनको पता लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पैसा यूरोपियन यूनियन से या अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से गाजा में आया, जो कि गाजा के डेवलपमेंट के लिए था, उस पैसे को हमास ने आतंकवादी, ये आप माथुर साहब सही तो बोला, ये जा तो सब कुछ हमास के पास ही रहा है, जा तो हमास के पास ही रहा है। विक्टिम के तौर पर सिर्फ न केवल जा रहा है बल्कि वो उस पैसे का प्रयोग जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, हथियारों को बनाने में, हथियारों को आगे चलाने में कर रहे हैं। जो पाइप्स जो उन्होंने काइंड में पाइपलाइंस दिए थे, उन पाइप्स को तोड़ तोड़ के उनके रॉकेट्स बनाए गए। आई होप वी नो इट, आई होप वी नो इट। तो ये जो जितना भी पैसा जो एक फलस्तीनी के लिए आ रहा है, वो हमस ने आतंक फैलाने के लिए उसका प्रयोग किया है। ये एक आम फिलिस्तीनी को समझने की आवश्यकता है। पर समझ के मतलब क्या, मैं वही कह रहा हूं, क्या वो इस स्थिति में है, वो प्रोटेस्ट करेगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, काफी लंबे समय से इस पर नजर बना के रखे हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जब मामला इजराइल का मामला आता है तो मजहब का मसला तो आ ही जाता है। मजहब का मसला ना हो तो फिर ये मसला ही क्या मसला हो। और अब यहाँ पर जब शांति की बात होती है तो पाकिस्तान की तरफ से भी एक ऐसा स्टेटमेंट कि भाई पाकिस्तान बैकआउट ही एक तरीके से कर जाए, हर बात को ना माने, बाकी कंट्रीज इसको स्वीकार करें लेकिन थोड़ा स्वीकार करें और थोड़ा ना करें। जब शांति होने वाली है तो मुझे ऐसा लगता है लोग नहीं चाहते शांति हो। आपका क्या कहना होगा इसमें? ये देखिए, पाकिस्तान का जो पूरा अप्रोच रहता है उसके ऊपर भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसी वजह से पाकिस्तान के इन नेताओं को जो होस्ट करने का और लगातार उन्हें एक तरह से अपीच करने का जो कार्य कर रहे हैं, उसमें अमेरिका को उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान अपनी अवसरवादिता के लिए जाना जाता है, और जहां कहीं भी उसे कुछ चंद डॉलर्स मिल जाए, कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स मिल जाए, वहां पर उस खेमे में जाकर वो बैठ जाता है। और जहां तक ये जो मजहब इत्यादि की बात है, तो निसंदेह पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने देश की जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर जो कट्टरपंथी हैं उनको भी अपीच करने के लिए कभी कुछ स्टैंड लेंगे तो कभी कुछ स्टैंड लेंगे। कभी अमेरिका को अपीच करना हुआ तो हाँ बिल्कुल मैं आपके समर्थन में हूँ, लेकिन जब अपने घर में आएंगे तो फिर यहाँ पर अपना स्टैंड बदल लेंगे। तो ये जो पूरा पाकिस्तान का जो चरित्र है वो संदिग्ध है और संदेहास्पद रहा है, और आज भी अवसरवादिता पे आधारित है। पाकिस्तान की विदेश नीति का कोई आधार नहीं दिखाई देता। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो प्रपोजल आया है, इस प्रपोजल के बारे में एक बड़ी ही गंभीरता के साथ यदि राष्ट्र विचार करें और इसके बारे में सिंसियर स्टेप्स लें तो जरूर वहां पर। तो संजीव श्रीवास्तव जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस 20 पॉइंट्स को जो अभी हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, आप इसे कैसे ब्रीफ करेंगे, कैसे आप इसे लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम गाजा की बात करें, फिलिस्तीनियों की बात करें, दे आर ऑपरेटेड विद इंटरनेशनल पावर्स? देखिए, ये जो 20 पॉइंट प्लान है पलक जी, ये एक अच्छा सकारात्मक प्रस्ताव है, और मेरा ऐसा मानना है कि
इसमें गाजा के जो कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के उद्देश्य से अच्छे प्रस्ताव हैं और इस पे हमास को जो आतंकी संगठन है उसको सिंसियरली विचार करना होगा, ताकि उसका जो बचा खुचा कहीं भी जो उसका थोड़ा बहुत अस्तित्व है वो तभी बचा रह सकता है जब वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करे। और इस प्रस्ताव को यदि वो स्वीकार करते हैं तो गाजा में शांति स्थापित होगी। संजीव जी, और इसके सवाल तो यही है ना कि पाकिस्तान कह रहा है कि जिस प्रस्ताव पर हमने साइन किया था वो प्रस्ताव ही बदल दिया गया है। अब सवाल यही उठता है कि ये इस्लामिक कंट्रीज कह रही हैं कि हम ये प्रस्ताव बदल दिया गया, तो अब ऐसे में शांति स्थापित कैसे होगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पे कहना है कि अगर हमास नहीं जाता तो खत्म कर दो। देखिए, अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमास यदि इसको नहीं मानेगा तो फिर इजराइल अपनी कार्रवाइयों को जीरो टॉलरेंस के जो आतंकवाद के खिलाफ जो अप्रोच होता है उसको करने के लिए स्वतंत्र होगा, और स्वतंत्र ही नहीं उसमें अमेरिका की बैकिंग भी होगी, उन्होंने ये भी कहा है। और कल उन्होंने एक अपने प्रेस के स्टेटमेंट में ये भी कहा कि जो हमास के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा यदि उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना। तो अनुज माथुर जी, जस्ट अ थॉट, जिस तरीके से हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमस और लश्कर तैयबा और साथ ही जैश ए मोहम्मद के साथ जिस तरीके की नजदीकियां हैं, सवाल ये है कि पिछले लंबे समय से अनुज माथुर जी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक समय होता था जब पाकिस्तानी आर्मी जो है वो वहां पर आतंकियों को हैंडल करती थी, बट नाउ द केस इज डिफरेंट। वहां पर आतंकी जो है वो उस आर्मी को हैंडल कर रहे हैं कि क्या डिसीजंस देने हैं, क्या करना है कि क्या नहीं करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन बैठे हैं वो ही नहीं चाहता कि पाकिस्तानी सरकार जो है वो इस पर सहमति दे? जी जी अनुज माथुर जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए कि ये बात पहले हम कर चुके हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको समय में। 2018 का पहला ट्वीट उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो बिलियंस ऑफ डॉलर की जो फॉरेन एड आ रही है उस एड को वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवादियों को पाल पोसने के लिए और आतंकवादियों को दूसरे देशों में हरकत करने के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था डिसीट, धोखेबाजी पाकिस्तान की। अब वही चीज थोड़ी सी अलग से उभर के आ रही है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पूरी तरह से, उनका कंट्रोल है शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के ऊपर, क्योंकि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जिस प्रकार के जो डील्स चलने की संभावना बन रही है, वो डील्स पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसीज के खिलाफ हैं और पाकिस्तान की आवाम उसको कभी मानेगी नहीं। अब आपका जो प्रश्न है, ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का नुकसान हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो हमने सबने देखा है। 100 ताबूतों को एक साथ उनका निकला था जनाजा वहां से, जहां पर कि पाकिस्तान के हुक्मरान और सैनिक लीडरान वहां पर मौजूद थे। उसके बाद से आतंकवादी संगठनों ने पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव बनाया हुआ है कि उनके मरकजों को दोबारा रिवाइव किया जाए, और वो पाकिस्तान की सरकार पर और पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर उनका पूरा मेरे हिसाब से कंट्रोल है। और वो इस बात पर दबाव बनाएंगे कि क्या पॉलिसी अख्तियार की जाए गाजा के बारे में या वेस्ट एशिया के बारे में, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। एक इसी पर रिएक्शन तैयब बलोच जी से ले लेते हैं। आशीष, वन मोर लाइन प्लीज। तो मैं ये, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये मसौदा वो नहीं था, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। जहां तक मेरा ख्याल है, शहबाज शरीफ का जो ट्वीट आया था वो ये पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद आया था। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ को इस बात का पूरा ज्ञान था कि क्या अमेरिका ने उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में अपनी राय रखी है, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम उनके साथ हैं। फिर आकर के वो पलट गए, क्योंकि उनके देश में, वो भी अभी नहीं पलटे हैं, उनके इशाक डार साहब पलटे हैं, क्योंकि उनके देश में आतंकवादी संगठनों का और देश की आवाम का उनके ऊपर दबाव बन रहा है। ठीक, तैयब बलोच से एक रिएक्शन ले लेते हैं। तैयब बलोच जी, आप बताइए, क्या वाकई कोई प्रेशर है
बैकआउट एक तरीके से करने का, या फिर थोड़ा सा एक साइलेंट प्रोटेस्ट दिखाने का कि भाई एग्जैक्टली वो नहीं है जिस तरीके से हम चाहते हैं इसको? क्या एक इमेज जो पाकिस्तान की है मुस्लिम कंट्रीज में, उसके हिसाब से ये फैसला लिया गया? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान का उसके फलस्तीन से मुतल्लिक एक मौक़िफ़ रहा है, हिस्टोरिकल मौक़िफ़ है। और इवन के हमारे जो बानी थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि ये उम्मत मुसलमा में इसराइल का वजूद एक खंजर की तरह है, घोंपा गया है। तो उसी को अगर हम आगे लेके चलें तो पाकिस्तान में ये सोच पनपती है, बल्कि परवान चढ़ी है कि इसराइल का जो तोड़ है वो पाकिस्तान है। और यहाँ पे ऑल ओवर जो हमारे लोग हैं वो अपने आप को यही समझते हैं कि इसराइल का वजूद का खात्मा पाकिस्तानियों के जरिए ही मुमकिन होगा। और ये तकरीबन हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की सोच यही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान डाउट में क्यों सर, ये डाउट क्यों, ये मतलब गलत फहमी, ये मुगालते में क्यों लोगों को डाला जा रहा है कि हम इजराइल का तोड़ हैं? क्या लड़ाई करेंगे इजराइल से? बेशक करेंगे, जब वक्त हो क्या बात कर रहे हैं? लड़ाई भी हो जाएगी, लड़ाई भी हो जाएगी। देखें, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको इस्लाम लेकिन पाकिस्तान और इजराइल के बीच में दुश्मनी क्या है? पाकिस्तान इसराइल का वजूद कौन सा? नहीं, मतलब क्या दुश्मनी क्या है? मैं ये कह रहा हूँ इजराइल रहना चाहिए। इसराइल एक गैर कानूनी रियासत है और हमारे मतलब इसीलिए क्या कह रहा है पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन में यही है कि इसराइल जो है मतलब ये भरा गया है, पाकिस्तान के डीएनए में भरा गया है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, इजराइल कहाँ, पाकिस्तान कहाँ, दुश्मनी किस बात के लिए? मैं कह रहा हूँ खंजर के हैंडल में भी एक खंजर सीधा लगा हुआ है, वो हाथ अपना ही कट जाएगा निकालते निकालते। वो आप मत सोचिए कि लकड़ी का हैंडल है, वो भी तेजदार है। बट क्यों लड़ना चाहते हैं और क्या हो जाएगा? अरे आवाम को पाकिस्तान की बेहतरी सिखाइए, ये जंग सिखाएंगे तो जंग ही मिलेगी हाथ में। फाइनल कमेंट तैयब जी, इजराइल रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? इजराइल रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? देखिए, दूसरा पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये है मुस्लिम वर्ल्ड का किला है, और अभी कह रहे हैं कि तैयब जी मेरा सवाल ये, इजराइल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? पाकिस्तानी की सोच क्या है? इजराइल खात्मा हो जाना चाहिए क्या? हाँ, ताकि सब मर जाए, सब मर जाए, इजरायली मर जाए। पाकिस्तानी की सोच यही है कि इजरायली मर जाए, गैर कानूनी है और नहीं साहब, इजरायली मर जाए, होना चाहिए, इजरायली मर जाए सब। ये लीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं? आप पत्रकार हैं साहब, आप पत्रकार हैं, आप लोगों को मरने की बात करते हैं। ये पाकिस्तान की सोच है, ये सोच है आपकी। इसराइल को मानते ही नहीं है। नहीं, तभी नहीं मर रहे, तभी वो मार रहे हैं, तभी मार रहे हैं वो, और मारेंगे। आप मजबूर करते हैं, आप इजराइल को मजबूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था, मेरे अंत में जो बात समझनी थी वो समझ ली सभी ने। बहुत बहुत धन्यवाद माथुर साहब आपका, तैयब जी आपका, श्रीवास्तव जी आपका भी।